डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं ओपन स्कूल परीक्षा जो हुआ है आपका दिसंबर में, अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन, इसमें इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को। यदि आप भी कोई भी क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं सॉल्यूशंस के लिए, चाहे आप हिंदी से हों या फिर इंग्लिश से, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हैं। और आपके चाहे कॉमर्स के हों या फिर साइंस के, आर्ट्स के, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे साफ साफ फ़ोटो भेजेंगे। जैसे इस स्टूडेंट ने भेजा है, बिल्कुल साफ फ़ोटो भेजा है। तो इस तरह से अगर आप साफ फ़ोटो खींच के भेजते हैं तो आपको जो है इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर का। और ध्यान रखना है कि अगर आपको पीडीएफ बनाना आता है तो बहुत ही बेस्ट है, आप पीडीएफ बना करके क्वेश्चन पेपर का सेंड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? तो सारी समस्याएं होती हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता, तो इसमें सरकारी उपक्रम नहीं पाया जाता, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक परिवार द्वारा साइकिल का खरीदना क्या कहलाएगा? तो ये उपभोग कहलाएगा। साइकिल को यूज़ करेंगे, उपभोग करेंगे, इसलिए। उपभोग का मतलब ये नहीं कि खाना, उपभोग का मतलब होता है यूज़ भी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो सांख्यिकी का जनक स्पेशली हैं उनका नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका प्रोफेसर मार्शल जो है ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका पांचवा पूछा गया है, वर्ग 10 और 15 का वर्ग अंतराल कितना है? तो 10 और 15 का वर्ग अंतराल 5 है, दोनों में 5 का गैप है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। वर्ग अंतराल पूछा है, लोएस्ट या हाई सीमा नहीं पूछी है, लोएस्ट पूछता तो 10 हो जाता, हाईएस्ट पूछती तो 15 हो जाता। इसके बाद में आपका क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल का मतलब क्लास इंटरवल पूछा है, और क्लास इंटरवल कितने का है? 5 का है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। आपका पहले का जो क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और दिस इज़ नॉट फाउंड इन कैपिटलिज्म, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन में परचेज ऑफ साइकिल बाई ए हाउस होल्ड इज़ ए कंजम्पशन। और उसके बाद में आपका हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो प्रोफेसर मार्शल। उसके बाद में इन द क्लास 10 to 15 द क्लास इंटरवल इज़ 5। ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे आपके। यहाँ पर आपका जो फिलअप्स थे ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते। पहला है, वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास मार्क। उसके बाद में दूसरा जो है, खालिस्तान सम्मक पहले की से ही संकलित एवं प्रकाशित होते हैं, जिनका अनुसंधानकर्ता उपयोग करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, यानी कि प्राइमरी डाटा, ठीक है, प्राथमिक सम्मक बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, संकलन की दृष्टि से सम्मकों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है, तो ये दो भागों में होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, तो यहाँ पे 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, तृतीय क्षेत्र खालिस्तान के नाम से जाना था, तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में खालिस्तान वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, मध्यवर्तीय वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, ये कोलैप्सिंग करता है, इसलिए इसको नहीं किया जाता मध्यवर्ती वस्तुओं को, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सत्य असत्य की जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए, देखिए यही दोहरी गणना से बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया, बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम, यस ट्रू। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, तो ये असत्य है, इसमें नहीं पाया जाता, पूंजीवादी नहीं होगा, वहाँ पे मिश्रित होता तो ये सही हो जाता, सत्य हो जाता, ठीक है। आपको साथ साथ में इसका करेक्शन भी बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मिश्रित होता पूंजीवादी की जगह, ये जो लिखा है पूंजीवादी को अगर रिप्लेस कर दो मिश्रित से, तो आपका आंसर ये सत्य हो जाता, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी होता तो ये सत्य हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो ये गलत है, ये भी असत्य है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती तो उसमें ये सत्य हो जाता। ये ध्यान रखना है, आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आपके बहुत काम की है। चौथा जो है, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, तो ये सभी को पता हैगा, कोई भी चीज़ की जब कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, ये ट्रू हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे पाँचवा है, इसमें पूछा गया, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती है? नहीं, ठीक है, वो पूरक वस्तुएं नहीं कहलाती है, वो कंप्लीमेंट्री गुड्स नहीं कहलाती है, वो सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स, या हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न,
ठीक है, स्थानापन्न वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे ताकि आपको आगे जाके कभी मिस्टेक ना हो आपसे। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ियाँ बनानी है। सही जोड़ियों में सबसे पहले, सही जोड़ियाँ तो सबसे इजी दे दिया। कुल लागत यानी कि आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट, टीसी से मैच कर दोगे। सीमांत आगम जो है आपका क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, जो आप मार्जिनल रेवेन्यू, तो यहाँ पर आपका ये पहले से मैच हो जाएगा। उसके बाद औसत आगम जो है वो हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है संतुलित बजट जो होती है, सरकार का व्यय बराबर होता है सरकार की आय। तो इसको सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में आपका जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नीचे मैच कर रखा है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं, इस कॉलम को, ये कॉलम और ये कॉलम मैंने वहाँ पे मैच करके दिखाया है और यहाँ पे मैच ऑलरेडी कर दिया है मैंने। अब इसके बाद में आपने अभी तक देखिए कितने क्वेश्चंस देख लिए, 5 क्वेश्चंस तो हमने एमसीक्यूज़ के देखे, 5 नंबर यहाँ से हो गए। 5 क्वेश्चन हमने फिलिप्स के देखे, 10 नंबर हो गए। 5 नंबर हमने सत्य के देखे, 15 नंबर हो गए। 5 नंबर हमने मैचिंग के देखे, 20 नंबर हो गए। यहाँ तक हमने 20 नंबर सॉल्व कर दिए। और इतने कर दिए होंगे तो वो बंदा वैसे ही ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में से उसको 10-20 नंबर मिलने ही मिलने हैं, कैसे भी करके वो करके ही आएगा इतना। एक वाक्य में उत्तर देना। पहला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए लिखा है आंसर, आप दोनों देख सकते हैं। और पीली क्रांति क्या है, तो तिलहन उत्पाद को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य जो है पीली क्रांति चलाई गई थी, यानी कि स्पेशली किस लिए, मस्टर्ड और सीसम सीड्स को अचीव करने के लिए सेल्फ रिलायंस इज नॉन एज येलो रेवोल्यूशन। थर्ड है, नकदी फसल के 2 उदाहरण देने। नकदी फसलें वो फसलें होती हैं जिनसे हम नगद प्राप्त करते हैं, जिसमें जूट, कॉफ़ी, कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास सारी चीज़ें आती हैं, इनको आप लिख दोगे। चौथा जो क्वेश्चन है, नवीन आर्थिक नीति कब घोषित की गई, 1991 में घोषित की गई थी। कौन से महीने में, जून में की गई थी। व्हेन वाज द इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस, तो 1991 में, ठीक है। अब लास्ट इसमें बचा हुआ है आपका एक वाक्य में, भारत के 2 प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। तो इसमें शक्कर है, सीमेंट है, वाहन निर्माण है और लोहा और स्टील निर्माण है। ये सारे के सारे इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, जो बड़े उद्योग हैं उनके नाम लिखने थे, जिस पे सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, लोगों वहाँ पे काम करते हैं, वो उद्योग आपको लिखने थे। आयरन स्टील है, टेक्सटाइल्स है, जूट शुगर मिल है, सीमेंट और पेपर, और आपका उसके अलावा पेट्रोकेमिकल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है। तो ये आपके सारे इसके आंसर हो गए 1 नंबर के। और हमने यहाँ पे कर लिए 25 आंसर, यानी 25 नंबर हमारे कंफर्म हो गए। जिसने इसमें से जो आंसर किए थे उसके आंसर सही हो जाएंगे, तो समझ लीजिए वो आसानी से पास हो जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। बड़े क्वेश्चंस के आंसर हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा पेपर हो जाएगा। 25 आंसर्स मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे ये क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस जो हैं मैं केवल बता देता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो आगे की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। आर्थिक विकास किसे कहते हैं, या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है। 7वां है यहाँ से, सांख्यिकी क्या है और सम्मक यानी कि आंकड़े किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। इनमें दोनों में से कोई एक करना है। 8वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको बताना है, दोनों में से कोई एक करना है। 9वां क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या मांग का अर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था, इजी क्वेश्चन पेपर, इससे पहले मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत सारे पेपर्स आपके डाले हैं इकोनॉमिक्स का, लेकिन ये पेपर बहुत ही ईजी आया था। हो सकता है आपने बढ़िया से तैयारी नहीं करी हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आई हो, लेकिन आपके क्वेश्चंस भले एमसीक्यू और छोटे क्वेश्चंस ना कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे जो बड़े क्वेश्चंस है 2-2 नंबर के, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जो आपके पाठ के स्टार्टिंग में ही मिलेंगे। फिर आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मांग के अर्थ में अंतर। 10वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कोई 2 कारण लिखने हैं। कृषि की निम्न उत्पादकता क्यों है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्व क्या है, कोई भी 2 आपको बताना है, उद्योगों से क्या महत्व मिलता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को समझाइए, जो कि आपको पता है। अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, तीनों को हमें एक्सप्लेन कर देना था। आर्थिक विकास की 3 विशेषताओं को बताइए, ये आप करना चाहें तो ये कर सकते हो। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 12 नंबर, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, 2 उदाहरण सहित आपको बताना है। इसमें इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं, कौन से होती हैं इंटरमीडिएट्स गुड्स, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद में अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, ये आप एक्सप्लेन करें। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मांग के नियम का सचित्र वर्णन करना है या पूर्ति के नियम का सचित्र वर्णन करना है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वाकई में ये पेपर मैं बोलूँगा बेस्ट से बेस्ट है और बहुत ईजी है,
ठीक है। फिलिप्स में आपको दिक्कत होनी थी, फिलिप्स में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती तो 5 नंबर वहाँ पे मिस्टेक होता। मैचिंग का तो आपका क्वेश्चन एकदम बेस्ट आया था। मैचिंग में तो कुछ भी नहीं है, सामने सामने लिखा था कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, आंख मूंद के कोई भी कर देता। ऑप्शन आपके ABCD वाले क्वेश्चन भी ठीक आए थे, उसमें से शायद एक आधा गलत होता आपका, 5 में से एक गलत होता तो भी 4 सही हो जाते। और उसके बाद में 1 वर्ड के आंसर भी मेरे हिसाब से लगभग लगभग सारे सही हो जाते। और ट्रू एंड फॉल्स तो ऑटोमेटिक बिल्कुल अच्छे आए हुए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो इस तरह से आपको करने थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था, आई लाइक दिट। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है 15 में, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 3 उद्देश्य या भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 3 प्रभाव आपको बताने हैं। 15वां है चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता को समझानी है कोई भी 4, या फिर सारणियन के मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं कोई भी 4। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या है, 16वें क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं, वर्गीकरण क्यों किया जाता है। उसके बाद में समांतर माध्य के 4 गुण बताने हैं। 17वां क्वेश्चन है आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन सी 4 सावधानियां बरतनी चाहिए ये बतानी है। या फिर आगे नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, वह विधि की सहायता से राष्ट्रीय आय का आकलन में बरती जाने वाली सावधानी आपको बतानी है। 18वां है एक वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाले 4 तत्व को संक्षेप में समझाना है। और में है मांग के नियम के कोई 4 अपवादों को समझाना है। 19 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया उदारीकरण के उपायों को लिखना है, उदारीकरण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं और निजीकरण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। 20वां क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व आपको बताना है, कोई भी 4 बता सकते हैं और भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हरित क्रांति के तत्वों को समझाइए और भारत में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले कोई 4 उपाय आपको लिखने हैं। 22वां क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर आपको बताना है, कॉलम बना के बता देते। इसका अगला जो 22 का और पार्ट जो है उसको देख लीजिए। 22 का जो और पार्ट है इसमें बोला गया है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसके कोई 5 लक्षण आपको बताने हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है माध्यिका में कोई 5 गुण जो होते हैं वो लिखने हैं। या फिर यहाँ पे आपको बताया व्यूस्टिक के गुणों को समझाना है आपको, ठीक है, मोड जिसको बोलते हैं उसके मेरिट्स बताने हैं। उसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन इसमें समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये तो आपने जरूर किया होगा। और पूर्ति के नियम में अपवाद लिखने हैं आपको। उसके बाद में 25 है सरकारी बजटों के उद्देश्यों को समझाना है, कोई भी 5 उद्देश्य बता सकते हैं। संतुलित एवं असंतुलित बजट को समझाना है आपको। इसके बाद में आपका जो 26 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर के पूंजी निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों को बताना है आपको या समझाना है। और उद्योग किस प्रकार कृषि विकास में सहायता करती है ये भी समझाना है। उद्योग ही तो मेन है, कच्चा माल कहाँ से आता है हमारा कृषि से, और उद्योग जितना रहेगा उतना ही कृषि में हमारे को कच्चा माल देना पड़ेगा, जो कि हमें जैसे सपोज़ करिए चावल हम उगाते हैं ये भी आपका कच्चा माल है। और उसके अलावा हम कपास उगाते हैं ये भी कच्चा माल है। चावल तो खैर नहीं कहेंगे, चलो वो डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कच्चा माल है। मक्का जो है आपका कच्चा माल है, उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं मक्का से। और उसके अलावा गेहूँ भी आपका कच्चा माल है, उसको अभी देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ जो है शक्ति भोग बना के, पता नहीं कौन कौन से भोग बना के अब बेच रही है। अब तो पहले हम चक्कियों में पिसवाते थे, अब तो पिसवाते भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो का सोल्यूशन देखा आपने, 25 क्वेश्चन मैंने बताए। इसी तरह से आपके दूसरे सब्जेक्ट्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कौन सा पेपर अपलोड करना है। और साथ ही साथ वो पेपर अगर हमारे पास नहीं होगा तो आप अपने पेपर को ज़रूर भेज दें। जैसे हिंदी इंग्लिश का हमारे पास अभी तक नहीं आया है, तो अगर आप भेजना चाहें तो उसको भेजें, तो हम उसका भी सोल्यूशन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। नंबर मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल साफ साफ जैसे कि इस स्टूडेंट ने भेजा है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इस स्टूडेंट को पेपर भेजने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।